चलिए ना, पिछली क्लास में बेटा हम लोग मैजिक नंबर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। मैजिक नंबर के 6 सीक्वेंस जो थे वो आपको लिखा दिए गए थे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपको ये बोला गया था टोटल मैजिक नंबर के कितने सीक्वेंस है, 6। आपको याद दो करने होते हैं, उन दो की वजह से 6 बन जाएंगे, लेकिन वो 6 सीक्वेंस क्या क्या थे तो एक बार उस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एस ब्लॉक के लिए 2 सीक्वेंस थे। ग्रुप 1 का सीक्वेंस अलग था, ग्रुप 2 का सीक्वेंस अलग था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा, डी ब्लॉक के लिए 2 सीक्वेंसेस थे। ग्रुप 3 का सीक्वेंस अलग था और बचा हुआ पूरा डी ब्लॉक 4 से लेकर 12 का सीक्वेंस एक जैसा था। फिर अगर हम लोग पी ब्लॉक की बात करें तो यहां पर भी 2 सीक्वेंस आपको देखने को मिलते थे। ग्रुप 13 से लेकर 17 का सीक्वेंस अलग और ग्रुप 18 का सीक्वेंस अलग, ठीक है। सीक्वेंस क्या थे तो आपको बोला गया था आपको जो 2 सीक्वेंस याद करने हैं वो एक तो ग्रुप नंबर 1 का होगा और एक ग्रुप नंबर 18 का होगा। 1 का अगर याद है तो 1, 2 और 3 उससे सॉल्व हो जाएंगे, और अगर 18 याद है तो 18, 13 टू 17 और 4 टू 12 भी उससे सॉल्व हो जाएंगे। ग्रुप 1 का सीक्वेंस क्या था, वो जो टेबल में हम लोगों ने बनाया था वही सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस क्या था, 2, 8, 8, 18, 18, 32। बेसिकली मैजिक नंबर क्या बताता है आपको, गैप बताता है कि किसी भी ग्रुप के दो लगातार आने वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स का गैप कितना होगा। इसके अलावा आ जाए ग्रुप 2 में तो पहला सन्नाटा, उसके बाद एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे 8, 8, 18, 18 और 32। इसके बाद ग्रुप 3 डी ब्लॉक है, शुरू के 3 सन्नाटे, और उसके बाद बाकी कॉपी पेस्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 18, 30 सॉरी 18, 18 और 32, ये सीक्वेंस आ जाएगा। तो ये 1 से लेकर हम लोगों ने, है ना, ग्रुप 1 के सीक्वेंस से शुरू के 3 सीक्वेंस बना लिए। यहां पर आ जाए ग्रुप 18 पे तो पी ब्लॉक है। यहां पर मैंने आपको बोला था कि भाई 2 जो मैजिक नंबर है वो केवल एक बार आता है, लेकिन अब यहां पर आप पी ब्लॉक पे पहुंच गए हो, तो पी ब्लॉक पे पहुंच गए हो तो कम से कम पी सबशेल की जरूरत पड़ेगी, और यहां पर केवल एस सबशेल था। एस के बाद अगर यहाँ पी सबशेल आ गया तो बेटा 2 सेकेंड मैजिक नंबर मतलब एस प्लस पी की कहानी आएगी, और एस प्लस पी का मतलब मैजिक नंबर 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर दो दो बार रिपीटेड था सब कुछ, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये मैजिक नंबर थे। यहां पर आ जाए 13 टू 17 पहला सन्नाटा, बाकी सब कॉपी पेस्ट, तो 8, 18, 18, 32 और 32। और डी ब्लॉक में आ जाए तो शुरू के 3 सन्नाटे मिल जाएंगे, तो आ जाएगा 18, 32, 32। तो दीज वर दी सीक्वेंसेस ऑफ मैजिक नंबर। अब इन सीक्वेंसेस को अप्लाई कब करना है, कैसे करना है, उस पर बात कर रहे थे। तो मैंने कल आपको बोला था किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर आपको निकालना है तो उसके लिए मैजिक नंबर का यूज होता है, और एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको 2-3 चीजों की पहले से जानकारी होनी चाहिए, वरना मैजिक नंबर कोई भी मैजिक नहीं दिखाएगा। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए कि जिस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है वो पीरियोडिक टेबल में आता कहां पर है, ये पहले से पता होना चाहिए, और जिस एलिमेंट की बात हो रही है उसके ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और फिर सीक्वेंस याद होना चाहिए। इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि कहना क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में ग्रुप नंबर 2 ले लिया, एग्जाम्पल में ग्रुप नंबर 3 ले लिया, एग्जाम्पल में ग्रुप नंबर 12 ले लिया, एग्जाम्पल में ग्रुप नंबर 13 ले लिया, चलिए, है ना, ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिया, इन पर अप्लाई करके देखते हैं। मुझे बताइए ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने का डाउन द ग्रुप का तरीका क्या है। तो बेटा पहला तो सन्नाटा होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स है। यहां पर आ जाइए ग्रुप 3 में डी ब्लॉक है, शुरू के 3 सन्नाटे, फिर आता है सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ये इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। ग्रुप 12 पे आ जाए तो 1, 2, 3 अगेन डी ब्लॉक के सन्नाटे हो गए, जिंदगी कबाड़ा हो गई, यूयूबी, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, जिंदगी कबाड़ा हो गई, यूयूबी। यूयूबी कहने का मतलब क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर 1, 1, 2 की, दैट इज अन अन बायम। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का एक टॉपिक आएगा अभी पीरियोडिक टेबल में ही, तो उसके अंदर हम लोग किसी भी एलिमेंट 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से भी नेमिंग करते हैं, अनिल, अनियम, अनिल, बायम, इस तरह से। तो ये अन अन बायम है, जिसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर 1, 1, 2। इसके बाद आ जाए ग्रुप नंबर 13, तो पहला सन्नाटा, उसके बाद बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला नहीं, इन थैला नहीं, है ना, ये लेटेस्ट एलिमेंट एडेड है। जैसे ग्रुप 18 में ऑर्गेनेशन आ चुका है, ऑजी, है ना, वैसे यहां पर ग्रुप 13 में जो एलिमेंट लेटेस्ट एडेड है उसका नाम है नाइहोनियम। क्या नाम है, क्या नाम है, और ये जो नाइहोनियम है उसका सिंबल क्या है बेटा, NH। ऐसे 13 से लेकर 18 तक के हर किसी में एलिमेंट एडेड है, वो जैसे जैसे अभी हम आगे कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ इसको समझ लेते हैं। अब देखो
मान लो इनमें से हर किसी का एटॉमिक नंबर हमें फाइंड आउट करना है ना। मान लो जैसे यहाँ पर बेरियम या रेडियम, यहाँ पर लैंथेनम या एक्टिनियम, मर्क्यूरी है ना, इंडियम, थैलियम, किसी का एटॉमिक नंबर हमें निकालना है और हमें याद नहीं है, तो हम मैजिक नंबर की मदद से उसको सॉल्व करेंगे। मैजिक नंबर की मदद से सॉल्व कब कर पाएंगे, जब पहले तो आपको ये पता हो कि वो एलिमेंट आता कहाँ है। जैसे अब मुझे लैंथेनम का एटॉमिक नंबर निकालना है, अब मुझे पता ही नहीं कि लैंथेनम आता क्या, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भगवान भरोसे ही है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो वापस आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर अपने को पोजीशन नहीं पता फिर अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आइए, चलो मुझे पता है कि ये कहाँ आता है, ठीक है, तो मुझे अब क्या करना है कि जिस ग्रुप में ये आता है उस ग्रुप के पहले मेंबर का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और वो आपको होगा। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर आते हैं, एलिमेंट्स पता है, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। स्कैंडियम 21, जिंक 30, बोरॉन 5, पहला एटॉमिक नंबर मोस्टली आपको आता ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है, मैजिक नंबर का सीक्वेंस याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, मैजिक नंबर का सीक्वेंस। ये 6 सीक्वेंस याद होने चाहिए कि किस ग्रुप का सीक्वेंस क्या होता है। हमें 6 याद करने या 2 याद करने, 2 याद करने। मुझे अभी ग्रुप 2 पे बात करनी है। ग्रुप 2 का सीक्वेंस ग्रुप 1 से निकलेगा या 18 से निकलेगा, 1 से। 1 का सीक्वेंस क्या था, 2 8 8 18 18 32। अब ग्रुप 2 पे चल रहा हूं तो 2 आएगा या सन्नाटा हो जाएगा, तो सीक्वेंस क्या बनेगा, 8 8 18 18 32। चलिए, यहां पर पहले 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 30, ये इसका सीक्वेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला एटॉमिक नंबर है उसमें 8 ऐड कर दीजिए, तो 4 + 8 12, ये इसका एटॉमिक नंबर आ गया। 12 में 8 ऐड कर दीजिए 20, इसका एटॉमिक नंबर आ गया। 20 में 18 ऐड कर दीजिए 38, इसका एटॉमिक नंबर आ गया। 38 में ऐड कर दीजिए, इसका एटॉमिक नंबर आ गया, और यहां पर ये इसका एटॉमिक नंबर आ गया। तो ये मैजिक नंबर इस तरह से आपकी मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आइए, ग्रुप 3 पे आ रहे हैं। डी ब्लॉक के 2 सीक्वेंस थे, 3 का सीक्वेंस अलग और 4 से 12 का सीक्वेंस अलग। 3 का सीक्वेंस बताने का काम ग्रुप 1 करेगा या 18 करेगा, 1 करेगा, है ना। तो अब आइए, 1 की मदद से, 1 का सीक्वेंस क्या था, 2 8 8 18 18 32। उनमें से शुरू के 3 क्या कर देने, सन्नाटे, मतलब 2 8 8 गया, बचा क्या, 18 18 32, बचा 18 18 और 32। अब आप देखेंगे यहां पर तो 21 + 18 39। ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सेकेंड ईयर लाएंगे ऐसी, क्या ये डी ब्लॉक के लिए ग्रुप 3 मतलब पहला पहला एलिमेंट है कि नहीं अपनी अपनी सीरीज का। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D सीरीज बिलोंग्स टू 4th पीरियड, 4D सीरीज बिलोंग्स टू 5th पीरियड, 5D सीरीज बिलोंग्स टू 6th पीरियड एंड 6D सीरीज बिलोंग्स टू 7th। ये मैंने ग्रुप 3 और 12 इसलिए भी लिया है कि आपको ये पता चल जाएगा कि डी ब्लॉक की जो सीरीज है वो शुरू कहां से होती है और खत्म कहां पर होती है। बीच में जो आएंगे वो तो पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। तो चलिए, यहां पर आ गया 21, फिर +18 करा तो 39, 39 + 18 करा तो 57 और 57 + 30 क्या तो 89। क्या हम लोग ये जानते हैं कि लैंथेनम 57 के बाद आने वाले जो 14 एलिमेंट होते हैं उनको लैंथेनाइट्स कहा जाता है। यस, लैंथेनम के बाद क्योंकि वो 14 आते हैं इसीलिए इसके नाम के बेस पे उनका नाम लैंथेनाइट्स लिखा गया है, 4F सीरीज जिसको बोलते हैं। एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स को एक्टिनाइट्स कहा जाएगा, जिसको 5F सीरीज भी बोल सकते हैं। और 4F सीरीज बिलोंग्स टू 6th पीरियड एंड 5F सीरीज बिलोंग्स टू 7th पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाइए, कौन से ग्रुप पे बात चल रही बेटा, ग्रुप नंबर 12। अच्छा, ग्रुप नंबर 12 की अगर बात करें तो इसका सीक्वेंस कहां से आएगा, ग्रुप नंबर 1 से आएगा या 18 से, 18 से आएगा। 18 का सीक्वेंस क्या था, दो बार रिपीटेड था, 8 8 18 18 32 32। उनमें से शुरू के 3 सन्नाटे कर दो, 8 8 18 गया, तो बचा क्या, 18 32 32, ये बचेगा। अब इसको सिंपल ऐड कर दें तो 30 + 18 48, 48 + 32 80, 80 + 32 112, अन अन बायम 112। आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद ग्रुप 13 पे आ रहे हैं बेटा। ग्रुप 18 की मदद से ही ग्रुप 13 से 17 का सीक्वेंस निकल सकता है। और 13 18 का सीक्वेंस क्या था, 8 8 18 18 32 32, उसमें से पहला सन्नाटा कर देना है, तो बचेगा क्या, 8 18 18 32 32, ये सीक्वेंस बच जाता है।
आइए इसको देख लेते हैं। 5 + 8 13, 13 + 18 31, 31 + 18 49, 49 + 32 81, 81 प्लस ये 113। तो ये पूरी कहानी आ जाती है इसकी कि भाई मैजिक नंबर अगर आपको अप्लाई करने हैं तो आपको किन किन चीजों की ऑलरेडी जरूरत पड़ेगी और किस तरह से आप मैजिक नंबर की मदद से एटॉमिक नंबर्स निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इसे आगे बढ़ते हैं। चलिए ना, ये जो जितने भी ग्रुप के सीक्वेंसेस हैं इसको लिखने के बाद अब बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैजिक नंबर्स के बाद अगला जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो क्या है? तो अगला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग डालिएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है इसमें हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ब्लॉक्स है? 4। तो हर ब्लॉक का एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो किसी ब्लॉक के लगभग लगभग हर एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर जाए? रिप्रेजेंट कर जाए। ठीक है, तो हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, उन चारों ब्लॉक की बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला ब्लॉक आ जाता है बेटा एस ब्लॉक, उसके बाद जो अगला ब्लॉक आता है वो आता है पी ब्लॉक, देन आ जाता है डी ब्लॉक और लास्ट में कौन सा ब्लॉक आ जाता है बेटा? एफ ब्लॉक। तो इन चारों ब्लॉक्स के जनरल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं और ये जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखने वाले हैं इसका लेना देना पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर से। याद करिए मैंने आपको बोला था जब भी इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा समझ में आना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल आ रहा है। मुझे बताइए कौन सा ब्लॉक चल रहा है? डी ब्लॉक। यहाँ कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। यहाँ कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। और बीच में कौन आता है? एफ ब्लॉक। और जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसी भी पीरियड में तो हमारा इलेक्ट्रॉन फिल का सीक्वेंस क्या सफडप होता था कि नहीं होता था? होता था। पहले एस में जाएगा, फिर एफ, फिर डी और फिर पी। एस से शुरू होगा, पी पे खत्म।
एफ होगा तो एफ में चला जाएगा, एफ नहीं होगा तो हट जाएगा। कल बताया भी था उस सीक्वेंस में वैल्यू पुट करके, ठीक है ना। यही चीज जो आपको बताई गई थी, इसी से आपको पूरा जनरली क्या होता है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन आया तो इस तरह से लिख देते हैं NS1 और 2 हो गया, खत्म बात। पर ये NS1 और 2 आया तो आया कैसे, या डी में जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा वो आया तो आया कैसे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो अब कैसे आता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। और समझते भी जाइए, क्योंकि जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो भी ये बात रिपीटेड फॉर्म में आपके सामने आएगी। 4 ब्लॉक हमारे सामने एसपीडीएफ, एक बार उनका मैंने आउटलाइन डायग्राम यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। अभी सबसे पहले हमारे को कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेटा, एस ब्लॉक। हमें पता है एस ब्लॉक यहीं पर है, ठीक है ना, यही ब्लॉक एस ब्लॉक कहलाता है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो मूवमेंट लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड का मानते हुए चलिए। मुझे बताइए, अगर किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक का मेंबर होना है, किसका मेंबर होना है, तो क्या मैंने आपको बोला था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक, बोला था। तो अगर किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक का होना है तो इसका मतलब है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एसपीडीएफ में से कहां एंटर होना चाहिए, एस में। इतनी बात तो पक्की है। तो अगर किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक में होना है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं पर आना चाहिए। तो सबसे पहले एस ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, एस में। लेकिन एस में भी शेल नंबर बताए थे, आउटर मोस्ट, पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट, कि एनएस में जाना चाहिए कि n-1 एस में जाना चाहिए कि n-2 एस में जाना चाहिए। एस और पी के साथ जो नंबर हमेशा मिलेगा वो क्या मिलेगा, एन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होना है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में तो जाना है लेकिन एनएस में जाना चाहिए। और बताइए, अगर किसी को किसी ब्लॉक का मेंबर होना है, मान लो एस ब्लॉक की बात करते हैं, अगर किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक का मेंबर होना है तो उसका इलेक्ट्रॉन एस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो एस में कम से कम इलेक्ट्रॉन 0 होगा या कम से कम 1 होगा, कम से कम। और एस में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। इसका मतलब है एनएस में कम से कम 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यही कहने का मतलब है कि एस ब्लॉक का मेंबर होने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस में जाना चाहिए। वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस का पहला इलेक्ट्रॉन हो सकता है या एनएस का दूसरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर एनएस में 1 आ गया तो ये एस ब्लॉक के पहले ग्रुप को रिप्रेजेंट कर जाएगा, और अगर एनएस में 2 आ गया तो ये एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप रिप्रेजेंट कर जाएगा। अगर एस ब्लॉक का पहला ग्रुप रिप्रेजेंट कर गया मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप नंबर 1, और एस का दूसरा ग्रुप रिप्रेजेंट कर गया मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप नंबर 2। आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनना। एस ब्लॉक की कहानी अपन ने समझी कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ और क्या कहानी थी। अब अपन आते हैं अगले ब्लॉक पे, और अगला ब्लॉक जो हमें पहले लेना है वो कौन सा ब्लॉक है बेटा, पी ब्लॉक। ठीक है, पहले पी पे समझते हैं। मुझे बताइए, अगर पी ब्लॉक का मेंबर होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर कहीं पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बेटा, आना चाहिए। इन्हीं में से कहीं पे आएगा तभी तो पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। इसका मतलब पी ब्लॉक का मेंबर होने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री या जो एलिमेंट होना चाहिए वो यहां पर कहीं पर होना चाहिए, या यहां पर कहीं पर होना चाहिए, या इसके अंदर कहीं पर होना चाहिए। यही पी ब्लॉक की पहचान है, यही पी ब्लॉक की पोजीशन है। तो अगर आपको यहां तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है या एलिमेंट को पहुंचाना है तो मुझे बताइए, पी ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। अच्छा, पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एन, n-1, n-2 में से कहां जाएगा, एन में जाएगा, मतलब एनपी में जाना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए का मतलब है कम से कम 1 या ज्यादा से ज्यादा 6। यही तो कहानी बनेगी। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन पी में डायरेक्टली चला जा सकता है, नहीं। आप पीरियोडिक टेबल का डिजाइन देखो, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले पीरियड में इधर वाले भी तो एलिमेंट भरने चाहिए कि नहीं भरने चाहिए, भरने चाहिए। मतलब अगर यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो उससे पहले इनको या इनको भरा होना जरूरी है, तभी तो वहां जाएगा इलेक्ट्रॉन। पहले लोअर एनर्जी भरेगा फिर हायर एनर्जी। इसका मतलब है पी में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले एस का भरा होना कंपलसरी है या नहीं है, है। इसका मतलब यह हुआ कि पी में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब एनएस ऑलरेडी भरा हुआ होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। एस के 2 इलेक्ट्रॉन जब आ चुके होंगे, उसके बाद एस के 2 इलेक्ट्रॉन जब आ चुके होंगे तभी इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एनपी में जाएगा। सुनना, अभी खत्म नहीं हुई बात।
पी ब्लॉक के इस एलिमेंट को देखो और इस एलिमेंट को देखो, दोनों पे फोकस रखिएगा। यहां पर जाने से पहले इनको भरा होना, एस का भरा होना जरूरी है कि नहीं है? यहां पर इलेक्ट्रॉन जाने के पहले एस का भरा होना जरूरी है कि नहीं है? एस तो दोनों कंडीशन में भरा होना चाहिए, लेकिन क्या पी तक पहुंचने से पहले एस के अलावा डी ब्लॉक भी आ जाता है? क्या बीच में कभी सब डब के हिसाब से सोचना, स फ ड प, प से जाने के पहले सा भी आ सकता है, फ भी आ सकता है, ड भी आ सकता है, तब जाके आप प में पहुंचोगे। लेकिन किसी पीरियड में एफ और डी होते हैं और किसी पीरियड में एफ और डी नहीं होते। जैसे पहले में तो केवल सा होता है, दूसरे में सप होता है, तो पी से जाने के पहले केवल एस भरेगा। तीसरे में भी सप होता है, तो पी में जाने से पहले केवल एस भरेगा। लेकिन चौथे पांचवे में सड़प होता है, तो पी में जाने से पहले एस और डी दोनों का भरा होना जरूरी है। पांचवे में भी सड़प होता है, तो पी में जाने से पहले एस और डी दोनों का भरा होना जरूरी है। और सिक्स और सेवेंथ में पी पे जाने से पहले स फ ड तीनों का भरा होना जरूरी है। इसका मतलब एक बात जनरलाइजेशन कर रहे हैं कि पी में जाने से पहले एस का भरा होना तो हर बार जरूरी है, पर पी एफ या डी जो है ना, एफ या डी जो है ना, वो हो सकता है भरे, हो सकता है ना भी भरे, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि पी पे जाने से पहले एस हमेशा भरना है, इसीलिए हमने यहां पी और एस को तो लिखा ही लिखा है। पर क्या यहां पर बीच में कभी कभार n-1d और n-2f भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। दिखाते नहीं है, दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि हमेशा नहीं आएगा। लेकिन क्या यहां पर बीच में डी और एफ आ सकता है? आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। और कब आएगा? तो अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अगर हम सेकंड या थर्ड पीरियड के पी की बात कर रहे हैं तो एस आएगा केवल। लेकिन अगर मैं फोर्थ या फिफ्थ पीरियड के पी एलिमेंट की बात करूंगा तो एस के साथ साथ डी भी आएगा। डी कौन सा होगा? एन डी होगा या n-1d होगा? n-1d। और अगर मैं सिक्स या सेवेंथ पीरियड के पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करूंगा तो स फ ड तीनों आएंगे, n-1f भी आएगा और n-1d भी आएगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन अपन दिखाते नहीं है लेकिन आ सकती है, इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं बोलूंगा हिडन कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलूंगा? ये जो हिडन कॉन्फ़िगरेशन है ना बेटा, यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन के और कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों के गलत होते हैं। क्योंकि बच्चे को क्या सिर्फ जो दिखाया जा रहा है यहां पर वही दिखता है, लेकिन जो अंदर छुपा हुआ हिडन कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम, आगे भी जब हम बात करेंगे, अभी क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन के अगर गलत होंगे तो क्यों गलत होंगे? क्योंकि वो जो हिडन कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये ध्यान रखना, हमेशा कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन में जो कॉन्फ़िगरेशन छुपी हुई है उसको देखना हमें आना चाहिए, और उसका सीक्वेंस और कुछ नहीं होगा, वही सा सब सब सड़प सड़प वो दिमाग में होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब मुझे बताइए अगला ब्लॉक जो हम लोग ले रहे हैं वो कौन सा ब्लॉक है बेटा? डी ब्लॉक। आइए इधर, डी ब्लॉक की बात करें तो क्या ये वाला जो ब्लॉक है इसी को डी ब्लॉक बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? बोला जाता है। अच्छा, मान लो अगर डी ब्लॉक का मेंबर होना है तो इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर आना चाहिए। चलो मैं इसकी मदद से समझा दे रहा हूं, ठीक है। अगर डी ब्लॉक का मेंबर होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस पी डी एफ में से कहां जाना चाहिए? डी में। डी में जाना चाहिए, इतनी बात तो समझ में आई जाती है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होना चाहिए डी में। अच्छा, डी में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए तो डी में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, और डी में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं। डी में इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो n n-1 n-2 में से कहा जाएगा? n-1। डी के साथ जो नंबर एसोसिएटेड होता है वो होता है n-1, n-1। तो अगर डी ब्लॉक का मेंबर होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में एंटर होना चाहिए। लेकिन आप खुद बताइए, इमेजिन करिए पीरियोडिक टेबल का डिजाइन, डी ब्लॉक में अगर इलेक्ट्रॉन जाना है तो डी से पहले क्या एस का भरा होना जरूरी है या नहीं है? इसका मतलब है अगर यहां तक इलेक्ट्रॉन जाना है तो ये तो भरा होना चाहिए। वो भरा होना चाहिए का मतलब एस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। सुनना है ना ध्यान से। तो यहां पर एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 2। ये डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, होना चाहिए था।
लेकिन जब आप अफबाउ रूल लिखते हैं, कौन सा रूल लिखते हैं, तो अफबाउ रूल में याद करिए हमने जब n+l की वैल्यूज निकाली थी पहले लेक्चर में, तो मैंने 4s और 3d पे थोड़ा सा फोकस किया था। जो ns और n-1d होते हैं, कौन कौन, ns और, इनके n+l रूल की जो n+l की वैल्यू आती है वो बराबर लगभग आती है, और उसमें बस n की वजह से हम लोग डिफरेंशिएट कर जाते थे। तो ध्यान सुनना, इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनकी एनर्जीज लगभग क्लोज होती है। क्या बोला मैंने, एनर्जी लगभग क्लोज होती है। जब आप अफबाउ रूल का सीक्वेंस भी लिखोगे तो 4s के बाद 3d आ जाएगा, या फिर सब डब की अगर मैं बात करूं तो s और p की एनर्जी का गैप ज्यादा है, लेकिन s और d की एनर्जी का गैप कंपैरेटिवली कम मिलेगा। इसमें भी एक बात समझ के चलना कि ये जो अफबाउ रूल का सीक्वेंस अपन लिखते हैं ना बेटा, कि इसकी एनर्जी कम है इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये तब वैलिड होता है जब तक इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं होती है। ये सारा रूल इलेक्ट्रॉन आने के पहले की एनर्जी बताता है आपको, कि जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया तब तक किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है, और उसी हिसाब से फिर इलेक्ट्रॉन उनमें इंटर हो जाते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब इनकी एनर्जीज में फ्लक्चुएशन आते हैं। हम उस लेवल तक जाते नहीं, लेकिन इतना दिमाग में होना जरूर चाहिए कि इलेक्ट्रॉन आने के बाद एनर्जी लेवल में चेंजेस आते हैं, और एनर्जी लेवल में इतना चेंजेस आता है कि जो ns और n-1d है ना, उनकी एनर्जी लगभग बराबर हो जाती है, और इस वजह से s का इलेक्ट्रॉन d में आराम से ट्रांसफर हो सकता है। आपने ये सुना होगा, है ना, 11th क्लास में 2 एग्जांपल तो आपको हमेशा बताए जाते हैं, 2 एलिमेंट क्रोमियम और कॉपर, क्या इनकी कॉन्फ़िगरेशंस में एक्सेप्शंस आते कि नहीं आते, आते हैं। आपको ये पता होगा कि इनके एक्सेप्शंस में आपको ये बोला जाता है कि क्रोमियम 24, कॉपर 29, बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन होना तो चाहिए था 4s2 3d4, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होना तो चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाता है तो ये बन जाता है 4s1 3d5, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाता है तो ये बन जाता है 4s1 3d10। ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ऐसा करता है, और ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ऐसा करता है, ये आपको बताया जाता है। पहली बात, ये जो आपको बताया जाता है ये यहां पर लागू है, एक आध दो जगह और लग जाएगा, हर जगह लगे ये जरूरी नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन बहुत सारे हैं और उसका रीजन कुछ भी नहीं है। क्यों रीजन नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन जो है ना ये एक ऑब्जर्वेशनल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्वेशन, मतलब उसमें बस अपन एनर्जी का बोल सकते हैं कि भाई किसी में एनर्जी बराबर हो गई तो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, किसी में हाफ फील्ड की वजह से चला गया, किसी में फुल फील्ड की वजह से चला गया। लेकिन आगे जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि कई ऐसे एलिमेंट है जिनमें हाफ फील्ड फुल फील्ड कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर भी इलेक्ट्रॉन इधर का उधर जंप कर गया। तो कॉन्फ़िगरेशन एक ऑब्जर्वेशनल प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर जैसा मिला वो अपन यहां पर पढ़ते हैं, उसका कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो आप उम्मीद करोगे कि इसका रीजन पता चले, तो पता नहीं चलेगा, एक ऑब्जर्वेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये हाफ फील्ड फुल फील्ड एक धोखा है जो आपको बचपन से सिखाया जाता है, पर हर जगह ये वैलिड, इसमें मान लेते हैं चल गया, एक आध दो जगह और चल जाएगा, लेकिन हर जगह हाफ फील्ड या फुल फील्ड के लिए इलेक्ट्रॉन जंप करे ये जरूरी नहीं है। बस एनर्जी लगभग बराबर होती तो इलेक्ट्रॉन आराम से इधर उधर जा सकता है, इसलिए वो चला जाता है। अब एक बात बताना, अगर ये होना NH2 चाहिए था और इसका एक इलेक्ट्रॉन, जो कि हम पहले से जानते हैं कि भैया ऐसी होती है इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां जंप कर गया तो बेटा इनके पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन बचे या एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक। तो S का एक इलेक्ट्रॉन कई बार हाफ फील्ड या फुल फील्ड करने के लिए यहां पर जंप कर जाएगा। क्यों जंप कर गया, क्योंकि इनकी एनर्जी लगभग लगभग बराबर है। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा तो बताओ S के साथ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे या एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक। तो कई एलिमेंट में NS1 दिखेगा और कई एलिमेंट में NS2 दिखेगा। अच्छा, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप करा तो ये 10 से बढ़कर क्या हो जाएगा, ऐसा मत कर देना, हाँ ऐसा मत करना कि सर यहां से एक कम हुआ और यहां एक बढ़ा दो तो इसको 11 कर दो। अबे ई ना चोलबे, डी में 10 से ज्यादा, वो 9 थे तब एक जम करके 10 बना दिया, 10 ऐसा नहीं होगा कि 10 है तो एक जम करके 11 हो जाए, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक बात और सुनना, पूरे पीरियोडिक टेबल का एकमात्र एलिमेंट पैलेडियम, पूरे पीरियोडिक 118 में से केवल एक एलिमेंट
पैलेडियम ऐसा होता है जिसके एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 0। ओनली पैलेडियम, एकमात्र एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल का पैलेडियम ऐसा होता है जिसके एनएस में, आउटर मोस्ट एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0। 0 होने का मतलब है कि जो 2 होने चाहिए थे, है डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक होने का मतलब है एस भरा होना था तब डी में इलेक्ट्रॉन जाता, पर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जंप हो जाते हैं। पर दोनों जंप हो गए तो क्या इसको 11-12 कर सकता हूं क्या? नहीं। वो जंप ऐसी कंडीशन में हुआ होगा कि मैक्सिमम 10 तक ही पहुंचेगा, उसका D8 होना था, जंप करके वो D10 बन जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जनरलाइज कर दे रहे हैं कि कायदे से यहां पर होना तो NH2 चाहिए था, लेकिन कई बार S का इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा, तो S का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तो 2 के बदले यहां तो 1 बचेगा। और एक एलिमेंट है ऐसा पैलेडियम जिसमें जब जाएगा तो दोनों S के इलेक्ट्रॉन वहां जंप कर जाते हैं, इसीलिए इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है NS या तो 0 दिखेगा या 1 दिखेगा या 2 दिखेगा। 0 केवल किसमें दिखेगा? पैलेडियम, ओनली पैलेडियम, बाकी में या तो 1 दिखेगा या 2 दिखेगा। अब आगे बढ़ता हूं, एक बात और सुनना, नई एनसीईआरटी में डी ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये दे रखा है। पुरानी टेक्स्ट बुक जो आपको दिखेगी या पुरानी और भी लिटरेचर्स में कई जगहों पर आपको ये ऐसा भी दिख सकता है, देख लीजिए जरा ध्यान से। दोनों में डिफरेंस क्या है? बस वो 0 गायब है। तो कई जगहों पर ऐसा मिलेगा नई एनसीईआरटी में, पुरानी में ऐसा दिया हुआ था। अब वो फिजिक्स का क्वेश्चन है ही है इस बार, नहीं पुरानी वाला आया था ना। ये भी सही है, ये भी सही है, ज्यादा सही ये है क्योंकि नई एनसीईआरटी में। खैर इसके बारे में सुनना मेरी बात ध्यान से। है प्रॉब्लम क्या? बस करा क्या है, हम लोग कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे? जनरल। जनरल का मतलब होता है कि पूरे डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 40 है। कितने हैं? 3D सीरीज, 4D, 5D, 6D, हर सीरीज में 10-10 है, 40 एलिमेंट। अगर मैं 0 को हटा भी दूं, पैलेडियम को हटा दूं, तो भी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन 39 एलिमेंट को तो रिप्रेजेंट करता है। जनरल का मतलब होता है लगभग सबका कॉन्फ़िगरेशन बताना। तो ये भी चल जाता है, ये भी चल जाता है, पर ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा एग्जैक्ट है। तो हो सकता है कहीं पे आपको ये देखने को मिल जाए, हो सकता है कहीं पे ये देखने को मिल जाए, दोनों में से जो मिल जाए सही है। अगर दोनों ही दिख रहे हैं तो 0 to 2 को आप ज्यादा अप्रोप्रिएट मान के चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले कॉन्फ़िगरेशन पे। लास्ट जो ब्लॉक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बेटा? एफ ब्लॉक। आइए इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए ना, एफ ब्लॉक की कहानी भी समझते हैं क्योंकि अब ये बार बार काम में आएगा आगे। तो एक बार थोड़ा सा यहां पर मैं आपको जानकारी दे देता हूं डिटेल में। बेटा एफ ब्लॉक की बात करें तो ये एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है इनका एटॉमिक नंबर 58 से लेकर कहां तक होता है? 71। ये पहली सीरीज है। और अगली सीरीज का एटॉमिक नंबर 90 से लेकर कहां तक होता है? 103 तक। अच्छा एक बात बताओ, क्या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? कहा जाता है। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहे जाने का मतलब क्या होता है? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों बोलते हैं इनर ट्रांजिशन? क्या डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है? तो एफ ब्लॉक को क्या बोला जा रहा है? इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एफ ब्लॉक को डी के अंदर से निकाल के अलग किया गया। जैसे सुनना, यहां पर अगर हम लोग बात करें सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, अभी इनके एटॉमिक नंबर मैजिक नंबर से हमने बात करी थी बेटा। इसका एटॉमिक नंबर आ रहा था 57 और इसका एटॉमिक नंबर आ रहा था 89। इसके बाद ये थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप को थोड़ा दूर बना रहा हूं, टी जरा हाफ। टी जरा हाफ की बात करूं तो ये आ गया 22, ये आ गया 40, ये आ गया 72। इसी तरीके से यहां जाओगे तो 104, दैट इज अनिल क्वाडियम, रदरफोर्डियम जिसको कहते हैं। ये एलिमेंट्स आ गए। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आने वाले 57 और 72 के बीच में आने वाले जो 14 एलिमेंट है उनको अपन क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड। और इन दोनों के बीच में आने वाले जो 14 एलिमेंट है उनको अपन क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड। तो ये जो एटॉमिक नंबर नीचे रखे गए वो यहां से उठा के रखे गए, तो ट्रांजिशन के अंदर से निकाल के इनको अलग किया गया है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोला जाता है? ठीक है, अब ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की कहानी समझना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको नीचे से उठा के वापस यहां रख दूं, वापस यहां रख दूं, तो क्या ये 58 से 71 यहां और 90 से लेकर 103 यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा।
अच्छा, एफ ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट है वो ये होगा कि नहीं होगा? होगा। मतलब ये 58 वाला एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट है। मुझे जनरल कॉन्फ़िगरेशन पहचाननी, इसलिए मैंने वापस वहां रख दिया। मुझे बताओ, अगर एफ ब्लॉक का मेंबर होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाना चाहिए तो एफ में कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, एफ के साथ जो नंबर चलता है वो एन, n-1, n-2 में से क्या चलता है? n-2। लेकिन जैसे हमने बोला कि पी से पहले एस भरना चाहिए या डी से पहले एस भरना चाहिए, वैसा यहां पर देखिए, अगर यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो क्या उससे पहले एस के दोनों एलिमेंट भरे होने चाहिए कि नहीं भरे होने चाहिए? भरे होने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यहां तक इलेक्ट्रॉन जाने के पहले एस के दोनों इलेक्ट्रॉन कायदे से भरे होने चाहिए। इसका मतलब NH2 होना चाहिए। अगली बात समझिएगा। अच्छा, मुझे बताइए, अगर यहां तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है और एस भरा होना चाहिए, क्या एस के बाद ये डी ब्लॉक का एक एलिमेंट भी इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कितना आ रहा है? एक आ रहा है या 10 आ रहे हैं? एक ही आ रहा है, बाकी तो इसके बाद भरेंगे इधर। तो एफ तक पहुंचने के पहले एस के दो और डी का एक एलिमेंट या एक इलेक्ट्रॉन भरा होना चाहिए। इसका मतलब एस और एफ के बीच में यहां पर n-1 डी का एक इलेक्ट्रॉन भरा होना चाहिए। और अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा होना चाहिए तो जैसे हमने बोला था ना कि डी में इनका एनर्जी लगभग बराबर होता है, आराम से जंप कर जाता है। यहां पर ध्यान देना, n-1, n-2 तीन शेल है। जैसे डी हाफ फील्ड या फुल फील्ड होने के लिए इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हम ऑब्जर्व करते हैं, वैसे एफ में भी F7 और F14 हाफ फील्ड और फुल फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। गैडोलिनियम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत बार पूछा जा चुका। तो आप देखोगे कि कई बार यहां के इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आएंगे? एफ में। पर अब सवाल यह उठता है कि जैसे यहां पर एस का इलेक्ट्रॉन डी में गया, यहां पर एफ में इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है, लेकिन दो ऑप्शन है, एनएस का इलेक्ट्रॉन पहुंचाएंगे या n-1 डी का इलेक्ट्रॉन पहुंचाएंगे। तो बेटा गैप के हिसाब से देखो, शेल नंबर देखो, एक n है, एक n-1 है और एक n-2 है। n से n-2 का इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए दो शेल पार करने पड़ेंगे, जबकि n-1 से n-2 जाने के लिए एक शेल पार करना पड़ेगा। तो दोनों में से ज्यादा फिजिबल ये वाला ट्रांसफर होगा, और इसलिए s का इलेक्ट्रॉन f में जंप नहीं करेगा। जंप कौन सा इलेक्ट्रॉन करेगा? डी का। डी में कितना इलेक्ट्रॉन था? एक। एक था, अगर वो भी जंप कर गया तो क्या बचेगा? जीरो। इसका मतलब यह हुआ हर बार जंप नहीं करेगा, कभी कभार, है ना। तो इसीलिए यहां पर डी में या तो जीरो देखने को मिलेगा या तो वन देखने को मिलेगा। दीज आर दी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आते कहां से? पूरे पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। नोट डाउन कर लीजिए। सारी कॉन्फ़िगरेशन सही चलती है, एक्सेप्शंस आते हैं। जब जीरो आएगा ना डी में तो सब डब सही है, क्योंकि डी में आया नहीं। लेकिन जब डी में वन आ रहा होगा तो वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगी अकॉर्डिंग टू अबव। किसमें? और लिख दिया क्या मैंने? 126 लिखा।
चलिए ना, अब ये जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इसको फटाफट एक बार पहले रीड कर लेते हैं ताकि दिमाग में एक बार फिट हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस लिखने की तरफ, ठीक है ना। सबसे पहले एस ब्लॉक की बात करें, बहुत सिंपल सा जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1 to 2। पीरियोडिक टेबल का डिजाइन थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इधर देखते जाइए, पीरियोडिक टेबल का डिजाइन देखते जाइए। सबसे पहले किस ब्लॉक के बारे में बात हो रही है? एस ब्लॉक। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाना चाहिए, एस में जाना चाहिए तो किस में जाना चाहिए? एनएस में। एनएस में अगर इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए तो मिनिमम एक, ज्यादा से ज्यादा दो। क्या एस से पहले इलेक्ट्रॉन किसी में गया होगा? नहीं। अगले पे आइए, एस के बाद कौन से ब्लॉक पे आ रहे हैं? पी ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक में जाना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाना चाहिए। कौन से पी में जाना चाहिए? एनपी में जाना चाहिए। एनपी में जाना चाहिए तो एनपी में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6। लेकिन क्या पी से पहले एस का भरा होना जरूरी है या नहीं है? तो NS2 NP1 to 6। क्या बीच में डी और एफ आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हैं? यस। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में डी आ जाएगा बीच में, और सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में डी और एफ दोनों आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए, इसको हम हिडन कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं। इसके बाद आते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है। डी में अगर इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए तो N-1 डी में जाना चाहिए, मिनिमम 1 मैक्सिमम 10। लेकिन क्या डी से पहले एस का भरा होना जरूरी है? यस। एस का भरा होने का मतलब है NH2 होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि क्रोमियम, कॉपर और आगे भी कुछ पैलेडियम वेलेडियम टाइप के एलिमेंट आएंगे जिसमें एस का इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में आ जाता है, तो NS2 के बदले NS के साथ कभी कभार 1, और केवल पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट होगा जहां पर NS में 0 देखने को मिलेगा, तो NS 0 to 2 और N-1 डी 1 to 10 कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। और लास्ट में आते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक पे आने से पहले एफ ब्लॉक का अगर एलिमेंट होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाना चाहिए, दैट इज N-2 एफ में 1 to 14। पर एफ में जाने से पहले एस में 2 और डी में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दैट इज NH2 N-1 डी में 1। और वो एक इलेक्ट्रॉन कई बार जंप कर जाएगा तो डी में क्या बचेगा? 0। तो ये इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब आइए वन बाय वन हर ब्लॉक के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद एस ब्लॉक। सबसे सिंपल यही है, एस और पी, थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर डी और एफ पे चलेंगे। सबसे पहले एस ब्लॉक की अगर बात करें तो एस ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अभी हमने देखा, वो या तो NS1 होगा या तो NS2 होगा। एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप है? 2। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 की, और फिर सिमिलरली हम लोग बात कर लेंगे एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 2 की। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 पे फोकस करें तो ऊपर वाला जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो तो पूरे एस ब्लॉक का है, लेकिन ग्रुप 1 का खुद का भी एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा और ग्रुप 2 का खुद का भी एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा। जीईसी लिख रहा हूं, मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात बताओ, ये ग्रुप 1 एस ब्लॉक का पहला ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है? पहला। तो भैया NS तो आएगा ही आएगा, पहला ग्रुप है तो केवल NS1, और ये दूसरा ग्रुप है तो NS2। अगला पॉइंट आपसे क्या पूछा जा सकता है? अगला पॉइंट पूछा जा सकता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मुझे बताइए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या है? पहली बात तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, ये बिल्कुल क्लियर कर लो दिमाग में। कि अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कुछ और होता है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कुछ और होता है। तो सर आज तक तो सेम ही पता था, ऐसा नहीं होता। एस और पी ब्लॉक के लिए दोनों सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी और एफ के लिए दोनों के मतलब अलग अलग होंगे। तो अभी हम लोग सेम मानते हुए चल रहे हैं एस और पी के। डी और एफ की जब जरूरत पड़ेगी आगे चल के तब मैं बताऊंगा आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अभी मुझे बताइए नंबर ऑफ वैलेंस बोलूं या नंबर ऑफ आउटर मोस्ट बोलूं, बात एक ही है। तो बताइए यहां पर कितना आ रहा है? 1, और यहां पर आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं? 2। ये जो 1 या 2 अपन लिख रहे हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनका काम आगे आएगा जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त आप हाफ V प्लस M माइनस C प्लस ऐसे ऐसे फॉर्मूले लगाते हैं। फिर वहां पर आप लिखते हैं कि CH4 में सेंट्रल एटम के 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, तो वो क्या होते हैं? वो यही तो होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 1 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1। ग्रुप 2 के कितने? 2। 13 के 3, 14 के 4, 15 के 5, ऐसा चलेगा। आगे सुनिएगा, यहां पर आने वाले जो ये एलिमेंट्स है ग्रुप 1, ग्रुप 1 का एक कॉमन नाम है, क्या उसको अल्कली मेटल भी बोला जाता है? यस। सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको जनरली एक नाम दिया है, कॉमनली एक नाम दिया गया, वो क्या है? अल्कली मेटल। सबको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल बोला जाता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। वैसे तो हाइड्रोजन के बारे में जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे, आज मैं है ना टेलीग्राम पे वो पॉइंट पैराग्राफ डाल भी दूंगा,
एनसीईआरटी बोलता है, अपन जब पढ़ते हैं ना ग्रुप वन के बारे में तो अपन क्या लिख लेते हैं जनरली, इधर है ली ना की रब से फरियाद, अपन ये लिख लेते हैं। अपन हाइड्रोजन को जनरली ग्रुप वन में मान के चलेंगे या बोल के चलेंगे, या बार बार मैं ऐसे ही बोलूंगा, लेकिन एनसीईआरटी ने एक बात बहुत क्लियरली मेंशन कर रखी है कि हाइड्रोजन मस्ट बी पोजीशनड सेपरेटली। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजन मस्ट बी पोजीशनड सेपरेट। थोड़ा सा इस पे चर्चा करता हूं। क्लास 9th और 10th में आप हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते थे। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से भी मैच होती है और ग्रुप 17 से भी मैच होती है। आई होप ये बात सबको पता होगी कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी दो ग्रुप से मैच होता है, पहला ग्रुप नंबर 1, दूसरा ग्रुप नंबर 17। कुछ प्रॉपर्टी 1 से मैच होगी, कुछ 17 से मैच होगी। इसीलिए हाइड्रोजन को चाहो तो 1 के साथ भी रख सकते थे और चाहो तो 17 के साथ भी रख सकते थे, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो मैच हो ही रही है। कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे 1 के साथ रखना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी आप देखोगे हमने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया होगा, आगे जाके बताऊंगा। तो है क्या कि हाइड्रोजन यहां रख दो, यहां रख दो, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी जो 1 से मैच होती, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी जो 17 से मैच होती है तो बहुत सारी, पर उनमें से एक एक दो दो प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। पहली बात, हाइड्रोजन एक मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन इज अ, तो बेटा ग्रुप 1 में तो मेटल आते हैं, अल्कली मेटल, और ग्रुप 17 जो हेलोजन है, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, वो क्या है, नॉन मेटल। तो भैया मेटल नॉन मेटल के अनुसार तो यहां रखा जाना चाहिए था, पहली बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक में रखा जाना चाहिए था, वो भी एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में। फिर हाइड्रोजन के बारे में आप रेडॉक्स में पढ़ते हो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। हाइड्रोजन दो स्टेट दिखाता है जनरली, +1 भी दिखाता है और -0 तो हर कोई दिखाता है नेटिव स्टेट में, बट अभी अपन प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन +1 भी दिखा सकता है, -1 भी दिखा सकता है। +1 का मतलब इसका नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और माइनस दिखाने का मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव। और भैया इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर 6th क्लास से पढ़ते हो, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। 6th से पढ़ रहे हो, अब याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ, ग्रुप 1 क्योंकि मेटल है, तो बताओ ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन होते हैं, हाइड्रोजन को भूल जाओ, ली ना की रब से फरियाद। क्या लिथियम पे +1, क्या सोडियम पे +1, क्या पोटेशियम पे +1 आप बार बार देखते कि नहीं देखते, देखते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है तो यहां भी रखा जा सकता है। और आप हेलोजन को याद करो, फिर कल बाहर आई आंटी, उन पे अगर हम बात करें तो क्या फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयन ये होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। इसके बेसिस पे H- को याद रख देना चाहिए। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से भी मैच होती है, ग्रुप 17 से भी मैच होती है। तो हाइड्रोजन को एग्जैक्टली कहां रखना है, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बात करूं तो 1 में आ जाना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे 1 में भी आ सकता था और 17 में भी आ सकता था। तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, हाइड्रोजन मस्ट बी पोजीशन सेपरेट। 1 में भी मत रखो, 17 में भी मत रखो, अलग ही रख दो, अलग ही रख दो। तो जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम उठाएंगे तो आपको जो हाइड्रोजन है ना, वो यहां रखा हुआ मिलेगा, ना इधर का ना उधर का, ना घर का ना घाट का, वैसी वाली कहानी हाइड्रोजन की। तो ये ध्यान रखना, अपन पढ़ते वक्त बार बार है लीना की रब से फरियाद बोलते रहेंगे, हाइड्रोजन को यहीं रख के चलते रहेंगे, लेकिन एग्जाम में आ जाए कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखना था कि 17 में रखना था कि सेपरेटली रखना था, तो एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा, हाइड्रोजन मस्ट बी पोजीशनड। ये अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ना है तो इसी के साथ में समेट देते हैं। आइए सबसे पहले एटॉमिक, अब देखो एक बात बताओ, अल्कली मेटल्स की बात करी मैंने, नाम बोला अल्कली मेटल, अगर मैं अल्कली मेटल बोल रहा हूं तो हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है, इसका मतलब हाइड्रोजन को अल्कली मेटल में काउंट। तो अगर मैं हाइड्रोजन को यहां नहीं लिखता, सेपरेटली रखता, तब तो बात ही खत्म थी, तब तो अल्कली मेटल ही तो बचते हैं। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन को भी इसमें दिखा रहा हूं तो ये क्लियर होना चाहिए, अल्कली मेटल बाकी सारे ग्रुप 1 के मेंबर होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अल्कली मेटल मत मानना,
क्यों नहीं मानना? हाइड्रोजन खुद ही एक मेटल नहीं है, ये तो क्या है? एक नॉन मेटल। तो नॉन मेटल है तो मेटल में कैसे रखोगे? मतलब उसको मेटल बोल नहीं सकते। आगे सुनिएगा, एटॉमिक नंबर पे आते हैं। आज ही हमने मैजिक नंबर्स के बारे में बात करी थी। मुझे बताइए, अगर मुझे इन सब के एटॉमिक नंबर चाहिए तो इसका एटॉमिक नंबर 1। अच्छा, ग्रुप 1 के मैजिक नंबर का सीक्वेंस क्या था? 2, 8, 8, 18, 18, 32। डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। यहाँ 3 आएगा, 11 आएगा, 19 आएगा, 37 आएगा, 55 आएगा और 87 आएगा। वो टेबल जब बनाया था तब भी ये चीज हम बात कर चुके थे कि इनर्ट गैस के जस्ट बाद वाला एटॉमिक नंबर इनका हो जाता है। ठीक, अब आगे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दो तरीके, ध्यान से सुने और समझे। पहले समझ लो आराम से ये स्लाइड, फिर लिखते रहना। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दो तरीके कौन कौन से? एक तो लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड कहने का मतलब ये है, अफबाउ रूल याद करो, 1s 2s 2p 3s, चलते गए चलते गए चलते गए, वो नागिन डायग्राम बना लिया, खट 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 इलेक्ट्रॉन भरते जाओ। अगर मान लो आपको एक एलिमेंट दिया मैंने फ्रांसियम, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 87। अब ये 87 अगर आप अफबाउ से भरना चालू करोगे ना तो भरते ही रह जाओगे, 2-4 मिनट तो लग ही जाएंगे। एग्जाम में समय 1 मिनट या उससे भी कम। तो अपने को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम आगे बॉन्डिंग की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात करेंगे, तो हमें बार बार आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही काम में आएंगे। तो हम यहां पर लंबी मेथड में कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बजाय कंडेंस फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीखेंगे। क्या लिखना सीखेंगे? शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि हमारे काम का वही है। हाँ, एक दो एग्जांपल में लॉन्ग मेथड भी बता दे रहा हूं और फिर शॉर्ट कर देंगे, और आगे सारे हम लोग शॉर्ट मेथड लिखेंगे ताकि आप एक बार रिलेट कर पाए कि लॉन्ग मेथड को शॉर्ट मेथड में अगर कभी कन्वर्ट करना भी है तो कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब ही नहीं कुछ करने का। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन सीधा सीधा 1s1, सुनते जाना भी है ना। लिथियम को अफबाउ रूल से चल रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 1s2 2s1। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन अफबाउ रूल से चल रहा हूं, लॉन्ग मेथड 1s2 2s2 2p6 और 3s1। पोटेशियम पे चल रहा हूं लॉन्ग मेथड से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। बस इतने की लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको कंडेंस फॉर्म बनाना है। अफबाव के हिसाब से तो आप भरते रहो भरते रहो भरते रहो, सब शेल आपको पता है बनती जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कंडेंस फॉर्म में क्या करना है? अब कंडेंस फॉर्म में इधर ध्यान दीजिएगा। कंडेंस फॉर्म में अगर मुझे किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं जिस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहा हूं वो एलिमेंट कौन है? पोटेशियम, ठीक है। सपोज मैं जिस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहा हूं वो एलिमेंट है ली ना की, ये एलिमेंट है, 4th पीरियड में आ जाता है पोटेशियम यहां। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो पहला टेक्निक था लॉन्ग फॉर्म, वो क्या था? याद करो, पीरियोडिक टेबल, सा सब सब। तो पहले था सा, फिर था सब, फिर था सब और फिर सा। देखिएगा, सा सब सब सा, ये तो आ गया। ये तो अफबाउ रूल है। लेकिन अब हम इतनी लंबी मेथड बार बार यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है? ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 4th। जिस एलिमेंट का आपको कंडेंस फॉर्म लिखना है, क्या उससे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका? हो चुका है। अगर कोई एलिमेंट 4th पीरियड में आए तो 3 पीरियड तो ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो इससे जस्ट जो प्रीवियस पीरियड है, क्या वो थर्ड पीरियड अपनी इनर्ट गैस तक पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट में आया कि नहीं आया? आया। तो क्योंकि किसी भी पीरियड का, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो थर्ड हो, पीरियड का एंड हमेशा किस पे होगा? इनर्ट गैस पे। तो अगर मैं इनर्ट गैस ये लिख दूं या ये लिख दूं या ये लिख दूं, ये बताएगा कि फर्स्ट पीरियड पूरा फिल हो चुका है। ये लिख दूं, ये क्या बताएगा? सेकंड पीरियड पूरा फिल हो चुका है। ये लिख दूं, इसका मतलब थर्ड पीरियड पूरा फिल हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं ठीक इससे प्रीवियस पीरियड का इनर्ट गैस लिख सकता हूं। जैसे कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19।
तो इससे जस्ट प्रीवियस पीरियड मतलब फोर्थ पीरियड के एलिमेंट के लिए इनर्ट गैस थर्ड पीरियड की, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट के लिए इनर्ट गैस फोर्थ पीरियड की, सिक्स पीरियड के लिए इनर्ट गैस फिफ्थ पीरियड की, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो वो सारी पूरी ऊपर की कॉन्फ़िगरेशन समेट लेगा। तो बेटा फोर्थ पीरियड के लिए इनर्ट गैस थर्ड पीरियड की, क्या आर्गन का खुद का एटॉमिक नंबर 18 होता है कि नहीं होता? होता है। तो 18 को तो आपने ये लिख दिया, वरना आप क्या लिखते हैं 18 को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अपने उसको शॉर्ट कर दिया। और साथ में अब बची हुई कॉन्फ़िगरेशन ध्यान सुनना, इनर्ट गैस ऑफ द प्रीवियस पीरियड तो आ ही गया, अब बची हुई कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेनी पड़ेगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो अपन ने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये लिखा ही इसीलिए क्योंकि अब इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी मुझे बताओ पोटेशियम जो है वो कौन से ब्लॉक का मेंबर है? चार में से एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में भी ग्रुप 1 है या 2 है? ग्रुप 1 है। तो एस ब्लॉक के ग्रुप 1 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? NS1। मतलब इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 बनेगी। अब NS1 में मुझे बताओ N किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड नंबर को। किसको? और ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फोर्थ। तो यहां पर N की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी 4। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई आर्गन 4s1। क्या आर्गन को मैं लंबे चौड़े फॉर्म में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिख सकता था? हाँ। और आगे क्या लिख देता? 4s1। आप इसकी इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करोगे तो 19 ही मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सुनना और समझना इसको ध्यान से, क्या जरूरी था कि यह आर्गन ही लिखता? क्या हीलियम लिख सकता था? क्या लिख सकता था हीलियम? हाँ लिख सकते थे, क्या परेशानी है? क्या नियॉन लिख सकता था? लिख सकता था, क्या परेशानी? भैया इससे पहले हीलियम आ चुकी कि नहीं आ चुकी? आ चुकी। बस ये लिख देते तो ये कॉन्फ़िगरेशन बची हुई भी लिखनी पड़ती, लिखनी पड़ती। ये नहीं है कि वो लिख नहीं सकते, पर आपकी मेहनत बढ़ जाती। फिर मतलब ही क्या निकला इतनी मेहनत करने का? फिर तो 1s2 ही लिख देते हीलियम के बदले। क्या मैं यहां पर नियॉन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, पर नियॉन लिखूंगा तो उसके बाद 3s और 3p लिखने के बाद 4s1 लिखना पड़ेगा। तो मैं जो बोल रहा हूं कि फोर्थ के लिए थर्ड पीरियड की इनर्ट गैस लिखनी है, वो इसीलिए लिखनी क्योंकि उससे सबसे शॉर्ट हो जाएगा। वरना आप चाहो तो फर्स्ट की भी लिख सकते हो, सेकंड की भी लिख सकते हो, पर बची हुई कॉन्फ़िगरेशन आपको शो करनी पड़ेगी। आइए इधर ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन की बात करें, बताइए हाइड्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट के लिए इनर्ट गैस उससे प्रीवियस पीरियड की आनी चाहिए। क्या इससे पहले कोई पीरियड आ रहा है? नहीं। इसका मतलब है हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन जो थी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। अगले पे आइए। अगले की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है बेटा? लिथियम। लिथियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। जिस पीरियड के एलिमेंट की बात हो रही है प्रीवियस पीरियड की इनर्ट गैस लेनी है, मतलब सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए इनर्ट गैस आएगी फर्स्ट पीरियड की, और फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस कौन होती है? हीलियम। तो हमने यहां लिख दिया हीलियम। क्या हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है? क्या यही हीलियम है? तो आपने बस 1s2 हटा के क्या लिख दिया? हीलियम। खैर हीलियम या इनर्ट गैस लिखने के बाद जो आगे की कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हमें क्या चाहिए? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मुझे बताओ एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ग्रुप 1 की? NS1। तो यहां NS1 आएगा। NS1 में N किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड नंबर को। ये लिथियम फर्स्ट पीरियड है या सेकंड पीरियड है? सेकंड। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन NS1 के हिसाब से क्या आ जाएगी? 2s1। यहां पर आइए, सोडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड। जिस पीरियड का एलिमेंट है इनर्ट गैस उससे प्रीवियस पीरियड की, मतलब थर्ड के लिए इनर्ट गैस सेकंड पीरियड की, सेकंड पीरियड की इनर्ट गैस कौन है? नियॉन। और बची हुई कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या देखना पड़ेगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 1 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या है? NS1, जिसमें N का मतलब पीरियड नंबर। और बताओ सोडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड। तो NS1 को क्या लिख दूंगा? 3s1। क्या अब आगे का पैटर्न देखो, 1s1 2s1 3s1, s1 कॉमन रहेगा, बस n बदलता जाएगा, इनर्ट गैस बदलती जाएंगी। अब मुझे बताओ यहां हीलियम आया, यहां नियॉन आया, यहां कौन आएगा? आर्गन। यहां कौन आएगा? क्रिप्टन। यहां कौन आएगा? जेनन। यहां कौन आएगा? रेडॉन। ये आ गए। इसके बाद 1s1 2s1 3s1, क्या ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है? तो 4s1। ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। 5s1 सिक्स पीरियड का है। 6s1 सेवेंथ पीरियड का है। 7s1।
अभी बात खत्म नहीं हुई, सुनो, ये मैथ से एक तरह का क्रॉस चेक करना है, क्योंकि मैंने बोला था कॉन्फ़िगरेशन में कई बार हिडन कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम आपके क्वेश्चन गलत होंगे। तो चेक करते हुए चले, है ना। मुझे बताओ रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 37। तो यहां 37 है तो इनका भी तो सम 37 ही आना चाहिए। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 और एक इलेक्ट्रॉन आ गया 37। क्या मैच हो गया? यस। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, पर हिडन आएगी कब? जब वो डी और पी वाली बातें आएंगी, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं, इसलिए इसमें ज्यादा अभी उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, बट दिमाग में एक बात डाल दी मैंने कि कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद एक बार चेक जरूर करना है। मुझे बताइए ग्रुप 2 जो है, क्या ग्रुप 2 का नाम अल्केलाइन अर्थ मेटल होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा एक बात बताओ, ग्रुप 1 को हमने बोला अल्कली मेटल, क्या कारण था? अल्कली मेटल बोलते हैं, पर कभी रीजन वीजन आ गया तो क्या ही कर लेंगे फिर। मेटल तो ठीक है, पता है कि मेटल्स है, मेटल मेटलॉइड नॉन मेटल में से मेटल। अल्कली कहने का मतलब बेसिक नेचर है ना, आप पढ़ते वाटर सॉल्युबल बेसिस को अल्कली वगैरह बोलते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दें, बाकी सब जो एलिमेंट है इनके जो ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। वो हम पढ़ेंगे 20 चैप्टर के एंड में, जब ईएन आएगा, नेचर ऑफ हाइड्राइड ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, क्या है। तो ध्यान रखना, इसका रीजन कभी लिखना हो तो लिख लेना ना कि द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ दीज ग्रुप एलिमेंट्स आर बेसिक इन नेचर। हालांकि नाम समझ आ जाता, बट ठीक है। अभी रुकिए ना, पहले ये भी देख लो, ग्रुप 2 देख लो, फिर एक साथ लिख लेना। ग्रुप 2 पे बात कर रहे हैं बेटा, ग्रुप 2 का नाम क्या बोला गया? अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे इसको अल्कली मेटल बोला, इसको भी अल्कली मेटल, अल्कली बोल दूं या अल्कलाइन बोल दूं, बात एक ही है, बात तो वही है, मेटल है और मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है? बेसिक। बस इसमें एक टर्म ऐड हो गई, वो टर्म क्या है? अर्थ। अर्थ कहने का मतलब है ये जो एलिमेंट्स आएंगे ये आपको अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल देते हैं। याद करिए इसके एलिमेंट्स, पहला पीरियड सन्नाटा, ध्यान रखना। आगे का तरीका पता ही है बेटा, मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एटॉमिक नंबर्स पे आता हूं, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, 12 है, 20 है, 38 है, 56 है और 88 है। मैजिक नंबर का सीक्वेंस याद रखिएगा, 2 सन्नाटे में गया, 8 8 18 18 32, आज ही बताया था। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे बात करते हैं, ध्यान सुनना आप। कंडेंस फॉर्म पे बात करूंगा। जिस पीरियड के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इनर्ट गैस उससे ठीक प्रीवियस पीरियड की। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। तो सेकंड पीरियड के लिए इनर्ट गैस फर्स्ट पीरियड की, फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस हीलियम, इसके लिए नियॉन, इसके लिए आर्गन, इसके लिए क्रिप्टन, इसके लिए जेनन, इसके लिए रेडॉन। ये सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट है तो इनर्ट गैस सिक्स पीरियड की, ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट है तो इनर्ट गैस फिफ्थ पीरियड की, ये फिफ्थ पीरियड का है तो इनर्ट गैस फोर्थ पीरियड की। जिस भी एलिमेंट की बात हो रही है उससे ऊपर वाले पीरियड की इनर्ट गैस लेनी है, और बची हुई कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या देखना पड़ेगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप है, तो सेकेंड ग्रुप का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है बेटे? NS2। NS2 में N किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? पीरियड नंबर। ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड। तो N के बदले 2 रख दू तो क्या बन जाएगा? 2s2। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो 3s2, फोर्थ पीरियड का है तो 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। लेकिन क्या हिडन कॉन्फ़िगरेशन नाम की भी कोई वस्तु होती है? हाँ। तो चेक कर लेते हैं, मान लीजिए स्ट्रॉन्शियम को चेक कर लेते हैं। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36, 36 प्लस 2 30, मैच हो रहा है, लिखिए इसको। सब आज ही पढ़ लेगा क्या? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा सही समय का इंतजार करो।
बिल्कुल। आज फाइनल मैच है, मतलब, है ना, 8 बजे से है। यही करना बेटा, कहीं से तो टाइम पास हो तुम्हारा, है ना। फीस निकले, बिल्कुल सही है। बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ऐसे ही लोग होते हैं जो बाद में पेशेंट की किडनी बेचते हैं। लिख लिया। अब देखो, है ना, ग्रुप 1 का नाम हम लोगों ने क्या बोला था बेटा? अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ग्रुप 2 की अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम क्या आ रहा है बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। एक बात ध्यान रखना, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलने के पीछे का जो लॉजिक था वो क्या बताया था कि ये सब अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। लेकिन याद करें, आपको अगर एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के बारे में पता हो तो एक ट्रिक चलती है जनाबे आली करके। क्या उस जनाबे आली में बेरिलियम आता है कि नहीं आता है? आता है। तो बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आगे जाके इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उस चीज को, कि बेरिलियम का जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होता है वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक। तो क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में वही रखा जाएगा जिसका नेचर कैसा होना चाहिए? बेसिक। और इसीलिए जब आप अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 को माना जाता है, लेकिन एक्सेप्ट बेरिलियम। ये बात एनसीईआरटी एस ब्लॉक के अंदर लिखी हुई थी, अब तो वो चैप्टर ही हट गया आपके सिलेबस से, बट ये एनसीईआरटी एस ब्लॉक के अंदर लाइन लिखी थी कि ग्रुप 2 में बेरिलियम को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलने के पीछे का कारण क्या है? कि इसके जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। its oxide and hydroxide are एम्फोटेरिक। बट जनरली हम लोग जब अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे तो हम बेरिलियम को भी मान लेंगे, क्योंकि हम ग्रुप 2 को जनरली अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। बट हाँ, एग्जैक्ट कंडीशन की बात करें तो बेरिलियम को ग्रुप 2 का पार्ट तो माना जाएगा, लेकिन उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक होने का मतलब क्या हो गया? एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो इसका मतलब है इसको सिर्फ बेसिक बोलना गलत है, क्योंकि अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, ओनली बेसिक, है ना ये। तो ये इसकी कंडीशन आ गई। चलिए, अब ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में हमने कुछ जनरल बातें करी। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पहले मैं आपको लिखा रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पी ब्लॉक की तरफ। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखिए, मतलब क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिजेंबल विथ हाइड्रोजन रिजेंबल विथ ग्रुप 1 and group 17. Hydrogen resembles with group 1 and group 17 in some of its properties. In some of its properties. सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। ग्रुप 1 से भी रिजेंबल करता है, ग्रुप 17 से भी रिजेंबल करता है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखें, हाइड्रोजन मस्ट बी पोजिशन्ड सेपरेटली। हाइड्रोजन मस्ट बी पोजिशन्ड सेपरेटली। एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज ट्रू मान के चलेंगे बिल्कुल।
हाइड्रोजन मस्ट बी पोजिशनड सेपरेटली, ट्रू है। अगला पॉइंट लिखें, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, the general electronic configuration of group 1 is ns1 where n इक्वल टू 1 to 7, n का रेंज दिया हुआ है आपको 1 से लेकर 7, n इक्वल टू 1 to 7। क्या ये बात सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही बात है। ग्रुप 1 की अगर आप बात करें, ध्यान से देखिएगा, ग्रुप 1 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 है या नहीं है? है। और ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो n की वैल्यू क्या 1 से लेकर 7 तक जाती हुई आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है? NS2। एक क्वेश्चन लिख ही लो, चलो फोर्थ पॉइंट बनाइएगा। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2, the general electronic configuration of group 2 is ns2np1, is ns2np1। बस इतना ही स्टेटमेंट है। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। ns2 होना चाहिए, हमने आगे का भी दे दिया। हमारे हिसाब से लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है, p में जा रहा है मतलब वो p ब्लॉक का मेंबर हो गया, वो s ब्लॉक का हो नहीं सकता। एक लास्ट और लिखें, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर, oxides and hydroxides of beryllium are amphoteric in nature, true। Oxides and hydroxides of beryllium are amphoteric in nature, true। चलिए ना, अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एस ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस के बाद पी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस पे, ठीक है। पी ब्लॉक में अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 6। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। उनमें से आधे पी ब्लॉक की अभी हम लोग बात कर ले रहे हैं यहां पर स्लाइड में, दैट इज ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15। पहले जनरल बात करते हैं। पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या बताया गया था बेटा? ns2np1 to 6। अब मुझे बताइएगा, पी ब्लॉक के हर ग्रुप के लिए अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट होना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? एनपी में। तो एनपी में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब एनएस भरा होगा, तो सबकी कॉन्फ़िगरेशन में NS2 तो आना ही आना है। और ये ग्रुप 13 पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है कि दूसरा है कि तीसरा है? पहला।
क्योंकि ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है इसलिए NP1, ये पी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है तो NP2, ये पी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप है तो NP3। ऐसे ही ग्रुप 16, 17, 18 पे जाएंगे तो पी ब्लॉक का चौथा ग्रुप होगा तो NP4, NP5 और NP6। ये उनकी कॉन्फ़िगरेशंस आएंगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जब मैं बात कर रहा हूं तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए मैं वैलेंस बोलूं या आउटर मोस्ट बोलूं, बात एक ही है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ध्यान सुनना है ना, इसमें कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं कि भाई यहां पर क्या देखते हैं कि सर पी में तो एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां 1 लिख दो। नहीं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। वैलेंस शेल मतलब पूरे एन की बात हो रही है। यहां पर एन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहां पर एन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। 2 + 1 कितना हो गया, 3। टोटल एन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। टोटल एन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं थोड़ा, सुनना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस पी सबशेल। अब मैं सबशेल पूछ रहा हूं, तो अब पी में तो एक ही है, पी में तो 2 ही है, पी में तो 3 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस एस सबशेल 2, 2, 2। लेकिन मैं अभी सबशेल नहीं पूछ रहा हूं, मैं वैलेंस शेल पूछ रहा हूं। शेल पूछ रहा हूं तो आउटर मोस्ट शेल में एसओ, पीओ, डीओ, एफओ जो भी हो, सबके टोटल इलेक्ट्रॉन यहां लिखने, तो इसीलिए 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। पहला सन्नाटा था हर जगह पर, ग्रुप 13 हो, 14 हो, 15 हो। और उसके बाद की जो कंडीशन है ग्रुप 13, आज ही हमने मैजिक नंबर में भी देखा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं। सुनना ध्यान से, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 5। फिर मैजिक नंबर यूज करा था 13, 31, यहां पर एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं मैं, यहां पर आ गया ये 49, 81 और 113। 13 से 17 के लिए जो मैजिक नंबर था उसमें पहला 8 हट जाता था, फिर 8, 18, 18, 32, 32। आइए इधर, यहां पर कार्बन की बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर 6, यहां 14, यहां 32, यहां पर 50, यहां पर 82 और यहां पर क्या आ जाएगा, 114। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 + 8 करा तो 15, 15 + 18 करा तो 33, 33 + 18 किया तो 51, + 32 किया तो 83 और +32 किया तो 115। एक बात यहां पर नोटिस और करेंगे, अभी एलिमेंट्स के नाम वाम की और ट्रिक्स की बात करता हूं, पहले एक बात नोटिस करना, ये जो पॉइंट बता रहा हूं ये आगे अगले टॉपिक में काम आएगा। एक टॉपिक हमें आगे पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। क्या क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। वहां पर एक रूल आएगा, वो रूल ये होगा कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 104 से 118 है, कहां से कहां तक है, 104 से 118, मतलब 104 से 118 अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है तो इसके लास्ट के जो 2 डिजिट्स है वो इसके ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप नंबर। हर जगह मत लगाना, केवल इसी रेंज में लगेगा ये 104 से 118। जैसे इधर देखिए, ये जो एटॉमिक नंबर 113 है, क्या ये 104 से 118 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसके एटॉमिक नंबर के लास्ट 2 डिजिट देखोगे तो ये अपने ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये एटॉमिक नंबर 114 जो है वो 104 से 118 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ये भी 104 से 118 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लास्ट 2 डिजिट जब आप देखोगे, इसके भी लास्ट 2 डिजिट जब आप देखोगे तो वो आपके ग्रुप नंबर को क्या कर देंगे बेटा, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये रूल हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूज करेंगे। खैर आगे बढ़ता हूं, अब कॉन्फ़िगरेशंस पे आता हूं। याद करिए, मैंने आपको बोला था जिस भी पीरियड के एलिमेंट की आप बात कर रहे हो इनर्ट गैस, उससे जस्ट प्रीवियस पीरियड। तो बेटा फर्स्ट पीरियड तो सन्नाटा है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात हो रही तो इनर्ट गैस इससे प्रीवियस पीरियड की, मतलब सेकंड पीरियड के लिए इनर्ट गैस फर्स्ट पीरियड की। फर्स्ट पीरियड की इनर्ट गैस कौन है, हीलियम। सबके लिए वही बात चलेगी, इसके लिए भी कौन आएगा, हीलियम, और इसके लिए भी कौन आएगा, हीलियम। फिर आइए इधर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए इनर्ट गैस सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड की इनर्ट गैस कौन आ जाएगी, नियॉन। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, नियॉन, यहां पर भी क्या आ जाएगा, नियॉन। फिर आगे बढ़ता हूं, नियॉन के बाद अब पैटर्न बन गया, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये पैटर्न बन गया, यहां पर भी लिख देता हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। यहां पर भी लिख देता हूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन।
ये तो हमने इनर्ट गैस लिख दी। अब आगे की बात, इनर्ट गैस के बाद बची हुई कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या ग्रुप 13 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 है या नहीं है? है। और NH2NP1 में N किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड नंबर को। मुझे बताइए बोरॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड। तो N का वैल्यू यहां और यहां क्या रख दो? 2। ध्यान रखना ये S2 और P1 में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज सिर्फ N की वैल्यू में आएगा। तो यहां पर क्या आ गया? 2S2 2P1, 2S2 2P1। एल्यूमिनियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड। तो N के बदले क्या रख दूंगा? 3, तो 3S2 3P1। अभी कुछ लिखना मत, सुनते जाना, इसलिए मैंने बोला नहीं इस बार पहले कि मत लिखना। अब जिनने लिख लिया अब उनके मजे आएंगे। 4S2 4P1, 5S2 5P1, यहां आ जाएगा 6S2 6P1, यहां आ जाएगा 7S2 7P1। अब मैंने आपको बोला था कि हिडन कॉन्फ़िगरेशन नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है? मुझे बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 2। 2 + 2 4 + 1 5। बिल्कुल सही है। LHS इक्वल टू RHS, मैथमेटिक्स परफेक्ट। 10 + 2 12 + 1 13, LHS इक्वल टू RHS। 18 + 2 + 1 21। अभी गड़बड़ है। गड़बड़ कितने इलेक्ट्रॉन की आ रही है? राइट हैंड साइड आ रहा है 21 और लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 31। कितने का गैप आ रहा है? 10 का। क्या 10 का गैप देख के SPDF में से D की याद आ जा रही है? हाँ बेटा, कभी भी जब आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे ना, अगर 10 का गैप आ रहा है मतलब D छुपा हुआ है, 14 का गैप आ रहा है मतलब F छुपा है, और 24 का गैप आ रहा है मतलब D और F छुपे हुए हैं। ये हिडन कॉन्फ़िगरेशन होगा, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हम लिखते तो ऐसे ही है इनको, लेकिन अब खुद बताइए इसके अंदर बीच में कौन छुपा होगा? डी, क्योंकि यहां पर 21 बन रहा है और यहां 31। और डी जो आएगा, याद करो क्या फोर्थ पीरियड का सीक्वेंस स ड प होता था? यस, पहले में स, दूसरे में सप, तीसरे में सप, लेकिन चौथे में पी में इलेक्ट्रॉन जाने के पहले डी का भरा होना जरूरी है। अच्छा बताओ, अगर पीरियड 4 चल रहा है तो डी कौन सा आएगा? 3D। तो क्या यहां पर हिडन कॉन्फ़िगरेशन में 3D10 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मैं वो 3D दिखाऊं चाहे ना दिखाऊं, आगे से आपके दिमाग में होना चाहिए कि भैया इस पी के पहले डी छुपा हुआ होता है। मुझे बताओ ये कौन सा पीरियड चल रहा है? फोर्थ या फिफ्थ? फिफ्थ। क्या फिफ्थ पीरियड का सीक्वेंस सप सड़प सफडप में से क्या होता है? सड़प। तो बताओ यहां पर भी देखना 10 का गैप मिलेगा आपको, ये 49 है। यहां पर देखो 36 + 2 38 + 1 13, यहां है 49, यहां है 39। कितने का गैप आ रहा है? 10 के गैप का मतलब है कौन छुपा हुआ है? डी। अच्छा फिफ्थ पीरियड की बात चल रही तो कौन सा डी छुपा होगा? 4D। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं या अलग कलर से लिख रहा हूं, ये एग्जाम में लिख के नहीं देगा। लिख के दे दे तो बहुत बढ़िया बात है, लिख के नहीं देगा, हम भी आगे नहीं लिखेंगे इसको। पर ये हमें पता होना चाहिए कि अगर मैंने 4S और 4P लिखा है तो बीच में कौन छुपा हुआ है, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। मुझे बताओ ये कौन सा पीरियड है बेटा? 6। ये कौन सा पीरियड है बेटा? 7। 6 पीरियड का सीक्वेंस क्या होता है? स फ ड प। अगर मैं स के बाद प तक गया हूं तो बेटा प पे तो खत्म हो जाता है। बीच में कौन कौन छुपा होगा? एफ भी होगा और डी भी होगा। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। डी में कितने होते हैं? 10। गैप कितने का आएगा? 24 का। चेक कर लीजिए, 24 का गैप मिलेगा आपको। इसका एटॉमिक नंबर है 81। इसका एटॉमिक नंबर है 54। 54 + 2 56 + 1 57। 81 में से 57 माइनस करोगे 24 आएगा। 24 आने का मतलब है कौन कौन छुपा हुआ है? केवल डी है या डी और एफ दोनों है? डी और एफ दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां पर सब डब के हिसाब से है ना, n-2f n-1d और साथ में क्या आ जाएगा बेटा? 6p1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। एक बार मैं लिख के बता दे रहा हूं, आगे उनमें नहीं लिखूंगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। यहां पर भी बताइएगा
यहां पर कौन आएगा बेटा 5F14 और 6D10, यहां पर भी 24 का गैप मिलेगा। आइए इधर अब खुद बताते जाइएगा। सबसे पहले यहां पर कार्बन की बात हो रही, कौन सा पीरियड है, सेकंड। इधर देखो सेकंड और थर्ड में केवल सब, फोर्थ और फिफ्थ में सड़प, सिक्स्थ और सेवेंथ में सब डब। कहानी समझिएगा। जनरल इनर्ट गैस तो हमने लिख दी, अब इनर्ट गैस के बाद आगे की कहानी के लिए क्या देखना पड़ेगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। क्या जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, पी ब्लॉक का दूसरा ग्रुप है इसलिए np2 है। n के बदले क्या रखूंगा, पीरियड नंबर। बताइए n का वैल्यू 2 है तो 2s2 2p2। यहां पर बताओ 3s2 3p2। यहां पर बताइए 4s2 4p2। पर क्या 4s2 और 4p2 के बीच में कुछ छुपा हुआ है या नहीं है? दिखाया नहीं जाएगा, खुद देखना पड़ेगा। यहां पर क्या छुपा हुआ है बेटा, 3D10। लिख के दे दिया तब तो बात ही खत्म हो गई, नहीं लिख के देगा हमको तो उसके लिए तैयार रहना है। मुझे बताइए एसएन की बात करूं तो यहां क्या 5s2 5p2, यहां पर क्या 6s2 6p2, यहां पर क्या 7s2 7p2 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब जो हिडन है उसको मैं अलग कलर से मेंशन कर दे रहा हूं। यहां पर क्या 3D10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फोर्थ पीरियड में सड़प होता है। फिफ्थ में कौन आएगा, 4D10। सिक्स्थ में कौन आएगा, सफ डब। बताओ कौन कौन सा आएगा, एफ कौन सा आएगा, 4F14 और 5D10। यहां पर बोलो क्या आएगा, 5F14 एंड 6D10। आगे बढ़ जाते हैं इसी पैटर्न में। बताइए यहां का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2 2p3, ns2 np3 के हिसाब से। यहां आएगा 3s2 3p3, यहां पर आएगा बेटा 4s2 4p3, यहां पर आएगा 5s2 5p3, यहां आ जाएगा बच्चों 6s2 6p3 और यहां आ जाएगा 7s2 7p3। अगेन हिडन कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर सेकेंड और थर्ड पीरियड में तो सप होगा, फोर्थ पीरियड में सड़प होगा, फिफ्थ पीरियड में अगेन सड़प होगा, n-1d चल रहा है, सिक्स पीरियड में सफ डप होगा तो 4F14 और 5D10 आ जाएगा, और यहां पर 5F14 और 6D10। ये हिडन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, तो इतना लिख लें। अब इसके आगे का डिस्कशन चलो कल ही करेंगे, हो ही गया समय वैसे भी।